सबसे पहले तो मैं स्ट्रेटेजीज वगैरह में ज़्यादा बिलीव नहीं करती। एक्चुअली में मुझे ना नीट के टाइम पे ऐसा लगता था पढ़ना ही तो है यार, कई अलग स्ट्रेटेजी बनाओ कि ना ये सब्जेक्ट ऐसी थी मुझे पसंद नहीं थी। 11 से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ ना तो काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे कि हाँ मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे सिलेक्शन में सबसे मेन रोल केमिस्ट्री का ही था। आपको पता ही होगा कि आपके जो अभी एनटीए के द्वारा जो वो रिलीज हुआ है सिलेबस, उसमें से काफी चैप्टर ही उड़ा दिए हैं। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन चैप्टर कम होना, सिलेबस कम होना मतलब अब जो चैप्टर बचे हैं ना उनमें से ज्यादा सवाल आएंगे। इंडिविजुअल मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे आपके जो अभी 3 महीने रह गए हैं आपके नीट के एग्जाम में, 3-3.5 महीने आई थिंक रह गए हैं, तो उसमें आपको कैसे आपकी अप्रोच करनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली, ताकि आप अपने नीट के एग्जाम में एकदम सिलेक्शन ला सकें। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉली पुरोहित। करंटली आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसीडी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी नीट की जो तैयारी है उसे बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत अच्छे से टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चे थे ना जो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे स्ट्रेटेजीज वगैरह मांग रहे थे, तो मैंने सोचा कि बच्चों की हेल्प की जाए। सबसे पहले ना मैंने तीनों सब्जेक्ट में चूज किया कि मुझे कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर बनाना चाहिए, तो मेरे दिमाग में ना केमिस्ट्री सबसे पहले आई। बताऊं क्यों? कि ना ये सब्जेक्ट ऐसी थी मुझे पसंद नहीं थी। 11 से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ ना तो काफी बच्चे ऐसे होंगे कि हाँ मुझे भी पसंद नहीं है, मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे सिलेक्शन में सबसे मेन रोल केमिस्ट्री का ही था। केमिस्ट्री मैंने अच्छे से पढ़ी, इसीलिए मेरा सिलेक्शन हुआ। ऐसा नहीं सोचना है कि जो सब्जेक्ट पसंद नहीं है उसे छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते। ना तो केमिस्ट्री को छोड़ सकते हो, ना बायो को छोड़ सकते हो, फिजिक्स को, किसी को भी सब छोड़ नहीं सकते हो। तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रिप बनानी है। इंडिविजुअल मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे आपके जो अभी 3 महीने रह गए हैं आपके नीट के एग्जाम में, 3-3.5 महीने आई थिंक रह गए हैं, तो उसमें आपको कैसे आपकी अप्रोच करनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट को इंडिविजुअली, ताकि आप अपने नीट के एग्जाम में एकदम सिलेक्शन ला सकें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री की बात करें तो हमें ऑब्वियसली पता ही है कि केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हमारी फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एनसीईआरटी की बुक जो है उसमें भी यही पैटर्न दिया होता है ना, इसीलिए हम भी अपने वीडियो में ना इसी पैटर्न में बात करेंगे। पहले फिजिकल के बारे में बात करेंगे, देन इनऑर्गेनिक, देन ऑर्गेनिक। आपको पता ही होगा कि आपके जो अभी एनटीए के द्वारा जो वो रिलीज हुआ है सिलेबस, उसमें से काफी चैप्टर ही उड़ा दिए हैं। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, लेकिन चैप्टर कम होना, सिलेबस कम होना मतलब अब जो चैप्टर बचे हैं ना उनमें से ज्यादा सवाल आएंगे, और जो कटे हैं ना चैप्टर वो क्वाइट इजी थे मेटलर्जी को छोड़ के, क्योंकि मेटलर्जी थोड़ी सी टफ पड़ती है, रटना बहुत ज्यादा है उसमें। सबसे पहले तो मैं स्ट्रेटेजीज वगैरह में ज्यादा बिलीव नहीं करती। एक्चुअली में मुझे ना नीट के टाइम पे ऐसा लगता था पढ़ना ही तो है यार, कई अलग स्ट्रेटेजी बनाओ, लेकिन कई बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं हमें कोई स्ट्रेटेजी अच्छे से बता दे। एक्चुअल में हमें अब क्या करना है, तो सिलेक्शन अगर ना हो रहा हो तो हो जाएगा सिलेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम अगर फर्स्ट करें एनसीईआरटी रीडिंग, बिल्कुल नहीं करनी है, मैंने खुद ने नहीं करी थी। देन सेकंड पॉइंट आता है नोट्स, तो नोट से ही सारा काम हो जाता है। मैंने पर्टिकुलरली फिजिकल केमिस्ट्री जो थी वो अमित महाजन सर से पढ़ी थी, वन ऑफ द फैबुलस टीचर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। मेरे को बहुत पसंद थे और मतलब इतने अच्छे से क्वेश्चन करवाते थे, मजा आ गया था बस। आप भी जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, पीडब्ल्यू के सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, ऑसम है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अमित महाजन सर से पढ़ा, आप अभी जिन सर से पढ़ रहे हो तो एकदम से उनके ऊपर शिफ्ट हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना है। देन नोट्स के ऊपर फोकस करना है। एंड देन नोट्स के बारे में मैं बोलूंगी कि नोट्स जब आप रिवाइज कर रहे हो ना तो शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलो, और थोड़े बहुत जो फॉर्मूलाज वगैरह है ना आपके सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, सॉलिड स्टेट जो निकल ही गया उसको हटाई दो, तो सॉल्यूशन वाले में काफी सारे फॉर्मूलेज वगैरह हैं कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी वगैरह के सारे फॉर्मूले हैं, तो वो सारे अच्छे से लिख लो और उनको जब भी मतलब इसको रिवीजन करो ना तो फॉर्मूला शीट एंड शॉर्ट नोट से रिवाइज करो। देन आते हैं पीवाईक्यू और क्वेश्चन के ऊपर। मैं पीवाईक्यू का तो मैं पहले ही बोल दूं कि सारी सब्जेक्ट में पीवाईक्यू आर द की ऑफ द सक्सेस। मतलब पीवाईक्यू आपको करने ही करने, आपको पीवाईक्यू लगाना, मतलब ऐसा नहीं करना है कि पीवाईक्यू नहीं लगाए हमने, हम नॉर्मली जो मॉड्यूल्स की क्वेश्चन है डीपीपी करी वो नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको पीवाईक्यू भी लगाने हैं। देन आपको जो डीपीपी है, आपकी डीपीपी जो आप करते हो वो तो आपको करनी है। देन नोट्स में आपको, आपने जो फर्स्ट में जो नोट्स बनाए थे ना उन नोट्स को अभी रिवाइज ना करो तो अच्छा है। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि उनको पढ़ना ही नहीं है, मतलब पढ़ो, लेकिन उनसे उनका एक्सट्रैक्ट निकालते जाओ। जैसे अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, और ऐसा मत सोचना कि तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। नहीं, मैंने भी सोचा था कि टाइम वेस्ट होता है शॉर्ट नोट्स बनाने से, लेकिन वो जो टाइम वेस्ट आपको लग रहा है ना वो आपका टाइम बहुत अच्छी जगह लग रहा है, और जिससे आपका सिलेक्शन रुक भी सकता है, आ भी
सकता है। सिलेक्शन चाहिए ना, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। मैं डिमोटिवेट नहीं करूंगी, लेकिन शॉर्ट नोट्स बनाना मैं उस टॉपिक के ऊपर उसको जोर देने के लिए बोल रही हूँ। देन रिवीजन के बारे में आते हैं। तो रिवीजन का ऐसा है, बच्चे ऐसा करते हैं कि सिर्फ थ्योरी रिवाइज करेंगे, सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, सिर्फ आप वो मतलब जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं ना फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, आप वो रिवाइज करते रहते हो, आप क्वेश्चन नहीं लगाते हो। जो ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो सब्जेक्ट है ना, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और आपकी फिजिक्स, इन दोनों में ही आपको ऐसा करना होता है। अगर देखो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम डीपीपी के क्वेश्चन थोड़े थोड़े छोड़ भी सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब उनमें से काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं इजी होते हैं और फर्स्ट एक ही बार में आपसे हो गए होंगे। तो डीपीपी के वही क्वेश्चन आप दोबारा करो जो आपसे फर्स्ट बार में फंसे थे। और ऑब्वियसली जिस काम में अपन से ना गलती हो जाती है ना, वो गलती हमेशा याद रहती है। मतलब हम हमारी जो पूरी लाइफ है उसमें अच्छी बातें भूल जाते हैं, लेकिन जो बुरी बुरी घटनाएं घटित होती है ना, उनको हमेशा याद रखते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ नजरें घुमा ली उससे कुछ नहीं होगा, दिमाग में थोड़ी देर रहेगा फिर भूल जाओ, लेकिन एक बार लिख लिया ना तो वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का। अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा है, काफी रटने वाली सब्जेक्ट है, सब ऐसा बोलते हैं, पर कोई भी चीज रटने की नहीं होती है। फैक्ट आपको याद करने पड़ेंगे, कि जब भी ऐसा नाम ले लो कि रटने वाला है, तो मेरा तो पढ़ने का ही मन नहीं करता था, इसलिए मैं कभी नहीं बोलती थी कि रटने वाला है। हाँ, ऐसा है, समझना है देन याद करना है, और याद करने के लिए समझना पड़ेगा कि इसको किस तरीके से याद किया जाता है। ठीक है, वो थोड़ी सी ट्रिक्स बना लो, खुद ही बनाओ ट्रिक, या आपकी टीचर ने जो आपको लिखवा दी है ना, वो ट्रिक से याद कर लो। तो एस ब्लॉक तो वैसे ही कट गया है आपका, मेटलर्जी कट ही गया है, तो बचे क्या है, डी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। तुम्हें रोज ऐसा करना चाहिए कि एक हफ्ते में आपको दिन बांट लेने चाहिए, और इनऑर्गेनिक के लिए कम से कम 2 दिन रखो। 2 दिन इनऑर्गेनिक को जरूर रिवाइज करना है। अभी देखो टाइम है, थोड़ा टाइम है, इसलिए इनऑर्गेनिक को रोज रिवाइज करने का अभी टाइम नहीं है, अभी है हफ्ते में 2 दिन। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है कि जिन जिन बच्चों को बेकार सी सब्जेक्ट लगती ना, तो तुम्हारा स्पेशल टाइम इसको दो। स्पेशल टाइम का मतलब इन द सेंस मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जब तुम्हारा पढ़ने का बहुत ज्यादा मन करता है। जैसे मैं मेरा बताऊँ ना, तो मैं मेरे टाइम पे 2 से 4 का जो टाइम होता था ना, वो मैं हमेशा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देती थी, और वो करती थी मैं थर्सडे को और देन सैटरडे। आपका इंडिविजुअल आप कोई प्लान बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो। वैसे ऐसा होता है कि स्ट्रेटेजी जो होती है ना, हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से वेरी करती है, क्योंकि सबका डेली रूटीन अलग होता है। इनऑर्गेनिक में ऐसा है, क्वाइट शॉर्ट आप उम्मीद सीरीज को फॉलो कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपकी बर्डन बहुत ज्यादा है कि दूसरी सब्जेक्ट भी बाकी है, तो इनऑर्गेनिक में ऐसा है कि जो उम्मीद सीरीज थी ना, वो बहुत ज्यादा अच्छी थी। उम्मीद सीरीज से आप पढ़ सकते हो। बाकी मैंने अपने टीचर मुबीद आदि सर से पढ़ा था, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और हाँ, इसमें अगर एनसीईआरटी रीडिंग की बात करें ना, तो एनसीईआरटी रीडिंग इसमें मस्ट है, आपको करनी ही करनी है। जैसे आपका चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है ऑनलाइन क्लास में, तो आपको साथ के साथ आप जब नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तब आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी एक बार तो लगा ही लेनी है कम से कम। ठीक है, मार्किंग भी कर सकते हो। बाकी रिविजन के लिए आप नोट्स बनाते हो, और इसमें ऐसा है कि आप जब भी रिवाइज करो ना, तो एनसीईआरटी और नोट्स आपके दोनों साथ में होने चाहिए। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए, वो सोचते हैं कि एनसीईआरटी में ही नोट्स बना लो, तो वो तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। देन आते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने बोला ना, वैसा ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। उसमें आपको क्वेश्चंस वही लगाने हैं जो आपने आपके डीपीपी जो आपने करी है, जो आपके क्वेश्चन फंस गए थे, वो आपको क्वेश्चन वापस लगा लेने हैं। लेकिन ऐसा है कि कंपेयर टू फिजिकल केमिस्ट्री कम क्वेश्चन लगाओगे ना तो भी चलेगा। लेकिन मैं ये एक्सेप्शन किसके लिए बोल रही हूँ, यहाँ एक्सेप्शन आया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आप ऐसा नहीं है कि पीवाईक्यू आप छोड़ दो। ठीक है, जैसा मैंने बोला क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो चलेगा, वहाँ एक एक्सेप्शन आ जाता है कि पीवाईक्यू एक भी नहीं छोड़ना है। पीवाईक्यू आपके सारे करे हुए होने चाहिए, और पीवाईक्यू से आपको एक थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलता है कि यार हम जो पढ़ रहे हैं ना, वो एग्जाम में पूछा गया है, तो वैसे ही करो। और क्वाइट है ऐसा है कि अपने टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करो कि वो जो पढ़ा रहा है वो अच्छे से पढ़ा रहा है। और बाकी आप अपनी सीरीज को शॉर्ट वीडियो के रूप में आप फॉलो भी कर सकते हो, अगर आपकी ज्यादा सिलेबस आपका बाकी है दूसरे सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में मैं यही बताऊंगी, पढ़ना है, एट द एंड आपको पढ़ना ही है। देन अब हम आते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, हमारा कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है कि क्वाइट मेरा भी बहुत ज्यादा वीक रहा है, लेकिन सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब इसी के क्वेश्चन मैंने बार बार लगाए थे, इसी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग है वो तो वैसे ही तुम कर लोगे, लेकिन जो वीक है ना, उसके ऊपर काम करना है। कि मैंने ऑर्गेनिक को ना 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट था कॉन्सेप्चुअल, जिसमें आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म वगैरह वगैरह, जो डीयू वगैरह जो निकालने होते हैं ना, वो सारी चीजें मैंने उसमें रखी। देन सेकंड था रिएक्शंस वाला पार्ट, जिसमें नेम रिएक्शंस, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन वगैरह सारा पार्ट आ गया। देन थर्ड था सारा वो जो आप सब बोलते हो ना रटने वाला नहीं, याद करने वाला, मैं उनको याद करने वाला बोलूँ। बायोमोलिकुलर पॉलीमर्स में से ज्यादा पूछेंगे वो क्वेश्चन, और ये तो काफी थोड़े थोड़े टफ पड़ते हैं, वो तो बहुत आसान से चैप्टर, तो आपको ऐसा है कि ये सारा याद करने वाला है। इन तीनों में सबसे पहले बीच वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। तो रिएक्शन वाला जो पार्ट है, मेरा तो ऐसा था कि जो हमारे वो जो पंकज सर हमारे को पीएसएस देते थे ना, पंकज सर स्पेशल, उससे रिएक्शन जो थी बहुत अच्छे से याद हो जाती थी। मुझे वो तरीका बहुत अच्छा लगता था। ये रिएजेंट है, इससे ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा,
ये प्रोडक्ट हमारी दूसरी रिएक्शन में जरूर काम आ रहा होगा। तो इसको कैसे, तो वो आपको पता ही होगा। पीएसएस जिन्होंने पंकज सर से पढ़ा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप उनको फॉलो कर सकते हो। मतलब पर्टिकुलरली उनके पीएसएस वाले जो है ना टॉपिक, आप उनके नोट्स डाउनलोड करके, या फिर खजाना में तो पंकज सर है ही सही, तो उनसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप जरूर पढ़ सकते हो। मतलब मैं ऐसा बोलूंगी कि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी स्टार्ट नहीं करी है ना, तो उनसे जरूर पढ़ना। देन हम आते हैं फर्स्ट वाले पार्ट पे। तो फर्स्ट वाला पार्ट ऐसा है कि थोड़ा सारे उसमें वो सारे रूल्स थे ना यूपीएससी के, वो याद रखने पड़ेंगे। जो हमारा आइसोमेरिज्म था उसके सारे टाइप्स वगैरह वो याद करने पड़ेंगे। तो उसमें ऐसा है कि ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे ना, पीवाईक्यूज लगाओगे, डीपीपीस लगाओगे, उतना ज्यादा वो अच्छा होता जाएगा। उसमें ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द गेम ऑफ पीवाईक्यूज। सारे पीवाईक्यूज जो भी दिखे ना, सारे पीवाईक्यू लगा लो। ऐसा है कि सिलेबस से बाहर भी नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि मतलब पुराने जो हमारे ऑल इंडिया पीएमटीज वगैरह होती थी, उनके जो क्वेश्चन है उनमें बहुत आउट ऑफ सिलेबस भी आते थे। अभी का जो नीट का सिलेबस है वो ना लगाओ तो भी चलेगा, लेकिन पीवाईक्यू बहुत अच्छे से रिवाइज करवा देते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ठीक है, देन लास्ट वाला पार्ट आता है बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर वगैरह, जो ये वाला पार्ट है ना, वो वाला में ऐसा है कि उसमें वही है कि याद करने का है और थोड़ी बहुत रिएक्शंस वगैरह हैं उनको याद करने का। कुल मिला के मैं ऐसा बोलूंगी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करी हो ना, पंकज सर से जरूर पढ़ के देखना। और कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि नहीं हम किसी और टीचर से वैसे पढ़ रहे हैं, तो वो टीचर भी बहुत औसम है। तो उनके लिए मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी कि आप जो 19 सीरीज थी ना, फर्स्ट वाली 19 सीरीज, उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें अच्छे से पढ़ाया है, आप उनके लिए क्वेश्चन लगाओ एंड देन उनको जो बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर है उनको रिवीजन दो। जैसे उसका रिवीजन मैं कैसे करती थी, मैं उनको अल्टरनेट डे पे रिवाइज करती थी। जैसे आज मैंने अगर ये जो हमारा ऑर्गेनिक का ये चैप्टर बायोमोलिक्यूल रिवाइज किया, तो मैं अगले दिन पॉलीमर करूंगी। और ये रिवीजन का टाइम मेरा या तो होता था सुबह उठने के बाद, या होता था रात को सोने से पहले। ये दोनों टाइम ऐसा है कि इनको पढ़ के ही सोना है आपको। आप नेक्स्ट क्लास में बैठो ना, तो आपको पुरानी वाली क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप जो पढ़ रहे हो ना, वो याद होना चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी याद होना चाहिए। फिजिकल का यूं है कि फॉर्मूला वगैरह थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत पता होगा तो भी चलेगा, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट का ऐसा है इनमें याद ही होना चाहिए। ऐसे ही आपकी केमिस्ट्री सारी खत्म हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा वीडियो, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसको क्वाइट में अगर समराइज करूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री ऑल अबाउट क्वेश्चंस क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ, उसको रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन लगाओ बस। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद करने वाला ज्यादा है, तो उसको यूं है कि हफ्ते में 2 दिन इसको दो और अच्छे से इसको रिवाइज करो, याद करते रहो और थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाओगे तो भी चलेगा। एनसीईआरटी रीडिंग इसमें मस्ट है, आपको एनसीईआरटी रीडिंग नहीं छोड़नी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी रीडिंग लगाओ तो भी चलेगा, नहीं लगाओ तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। नोट से अगर आपका काम बन रहा है, क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अगर रिक्वायर्ड ना हो तो मत लगाओ, ज्यादा जरूरी भी नहीं है। और फिर इसमें आ जाता है हमारा रिएक्शन वाला पार्ट, वो मैंने आपको बता ही दिया। वो सारे जो पीएसएस होते थे ना, उनसे रिविजन करो, बहुत अच्छा होगा। एक बार देख लो कि क्या होते हैं पीएसएस, उसको देख के फिर खुद ही बनाओ। सारी रिएक्शनों को एक साथ लिखो, खुद ही बनाने की कोशिश करो, खुद बनाओ और खुद करो। रिएक्शन ऐसे रिवाइज होगी। जो फर्स्ट वाला पार्ट है आईयूपीएससी, जो वो सारा जो पार्ट है उसको क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करो, और लास्ट वाला पार्ट है उसको रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन बार बार रिवाइज करते रहो, वो हो जाए। देन तो ये हमारा पूरा वीडियो था जिसमें हमने बात करी केमिस्ट्री के बारे में। और मेजर सेक्शन जो था जिससे मोस्टली सारे बच्चों को डर लगता है, वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ बच्चों को इनऑर्गेनिक से भी डर लगता है, लेकिन मुझे ऑर्गेनिक से लगता है। जो आपको अभी बहुत सारे डिमोटिवेशन भी आ रहे होंगे, जो बहुत लंबे ड्रॉप लेते हैं बच्चे, उनके लिए भी है कि रिश्तेदार वगैरह होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, तो बहुत डिमोटिवेट करते हैं। तो उन सबको आपको बोलना है, सुनो दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। हम क्या चीज है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। व्हाइट कोट चाहिए ना? हाँ, के लिए बस क्या है, पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। सबसे दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। इफ यू वांट दैट योर बिग ड्रीम कम्स ट्रू, देन वेक अप एंड स्टडी। यही पीछे लिखा हुआ है।